आपका अगला हेडिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वी कॉल इट रेजिस्टिविटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग इज लाइक बहुत सारे टॉपिक्स जो है इससे ही जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इसके साथ में कनेक्टिविटी आसानी से ढूंढ लेते हैं हमेशा। तो चलो देखते क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वर्ड स्पेसिफिक मींस दिस पर्टिकुलर थिंग इज वैलिड फॉर स्पेसिफिक मटेरियल्स ओनली। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कॉपर का, तो ये वैल्यू कॉपर के साथ ही हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। getting it? This value would be always associated with copper alone. getting it? अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉपर का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 100 वैल्यू है, लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 100 है, तो 100 ये वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का यूएस में भी रहेगा, यूके में भी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी रहेगा, इंडिया में भी रहेगा, सब जगह पे रहेगा। गेटिंग इट? कॉपर का ये वैल्यू बदली नहीं होगा ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये हमको समझ में आता है। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट आए कहां से? तो हम लोग कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, हम लोग कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट कि भाई ये रेजिस्टेंस कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। गेटिंग इट? तो एक्सपेरिमेंट में हमने ध्यान में रखा था ये सब फैक्टर्स कि भाई हमको लेंथ का क्राइटेरिया निकालना है, एरिया का क्राइटेरिया निकालना है, और मटेरियल मटेरियल चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, उसका नेचर ऑफ मटेरियल से हम लोग उसको निपट रहे थे। सो व्हेन वी वर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट जिसमें ये पैरामीटर्स कंसिडर हो रहे थे, हमने क्या देखा, what do we see, like what do we saw was the values were changing with the change in this following parameters. कैसे चेंज हो रहे थे? हमने देखा कि लेंथ जब हम बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, लेंथ को जब हम घटा रहे थे तो रेजिस्टेंस भी घट रहा था। मींस इन शॉर्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया। सेकेंड, जब हम एरिया जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो है घट रहा है। गेटिंग इट? मींस उल्टा हो रहा है। मतलब उल्टा हो रहा है मतलब वो कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गेटिंग इट? मतलब R is directly proportional to length, on the other hand it is inversely proportional to the area of cross section. अब ये दोनों चीज को मैंने फ्यूज करके साथ में जब लिखा तो मुझे नजर आया R is proportional to L upon A. Now when I say R is proportional to L upon A, whenever we remove the proportionality constant, that constant is rho here, which is known as resistivity, or we call it specific resistance. रो का क्या फॉर्मूला बनेगा? रो का फॉर्मूला बनेगा आर ए अपॉन एल। ठीक है, रो का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर ए अपॉन एल। यूनिट क्या बनेगा? कोई यूनिट पता लगा सकता है इसका यूनिट? रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर कट होएगा ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है, तो भाई साहब ओम मीटर ये हमारा रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है, भूलना मत। ठीक है, एंड जैसे हमने लास्ट लेक्चर में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस करके पढ़ा था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट वाज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस गाइस? कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस था, कंडक्टेंस। समझा? तो वैसा जी से था उसका नाम। तो वैसे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज सिग्मा, एंड व्हाट इज दिस सो कॉल्ड सिग्मा कॉल्ड? It is called as conductivity. Okay, we call it conductivity, and इसका यूनिट क्या रहेगा? तो इसका यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रहेगा, 1 अपॉन हो जाएगा ना वो, एंड रेसिप्रोकल ऑफ ओम इज सीमेंस, और यू कैन आल्सो कॉल इट मो। ठीक है, तो ये तुम्हारा सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो हेडिंग दो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड ये नोट कर लो।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वगैरह तो हमने लिख दिया, ये सब भी चलो कवर हो चुका है अपना, ये सब भी बात कर लिया, यूनिट का बात हो गया, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस है, ये रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस नहीं है कि रो का वैल्यू जो बदली होएगा ये स्पेसिफिकली सिर्फ तभी बदली होएगा जब मटेरियल चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज होगा, बाकी पैरामीटर्स पे चेंज होने वाला नहीं है भाई साहब ये, ठीक है, पैरामीटर्स आर गोइंग टू बी सेम एंड उसके आसपास ही वो झूलता हुआ तुमको हमेशा नजर आएगा. This is a quick sneak peek of what we have did in the last lecture and today's session, resistivity. I hope you people are able to connect. It's just like a revision part. तो ये हमने so far ये सब चीज देख के रखा है. चलो अब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग कि जिनका बहुत कम रेजिस्टिविटी होता है उनको कंडक्टर्स कहते हैं, जिनका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है उनको इंसुलेटर्स कहते हैं, एंड जिनका रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में होता है उसको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. तो दैट इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी. वैल्यूज वगैरह बाय हार्ट करने का गरज नहीं है, एक जस्ट आइडिया देके रख रहे हैं कि क्या वैल्यू होता है भाई साहब, वैल्यूज क्या होते हैं वो तुमको एक आइडिया देके रख रहे हैं यहाँ पे, बस और कुछ खास है नहीं, बस यही इसका मतलब है. ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, वैल्यू वगैरह बाय हार्ट मत करते बैठना भाई साहब, लाइफ में बहुत कम है अपने पास. अब जो हमने देखा था गाइस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये आपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हुआ रहेगा. जैसे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब बड़ा लेंथ मतलब क्या होएगा, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. छोटा लेंथ मतलब रेजिस्टेंस क्या होएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो तुम ये जो पावर बैंक वगैरह देखते हो, पावर बैंक के जो वायर्स होते हैं ना हमेशा छोटे से होते हैं, पावर बैंक में वायर्स ऑब्जर्व किया आपने कभी, जो पावर बैंक का जो कॉर्ड आता है ना वो हमेशा छोटा रहता है. क्यों? क्योंकि भाई लेंथ अगर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होएगा, ऑटोमेटिकली कम, और रेजिस्टेंस कम होएगा तो करंट क्या होएगा, ज्यादा जाएगा. तो जो फास्ट चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे ट्रिगर करते हैं उससे. गेटिंग इट? अगर तुमने बड़ा वायर लगा दिया भाई साहब, फिर लग गए ना आपके, गेटिंग इट, फिर वो ऐसा चार्ज करेगा कि तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. Getting it? So that is the reason the length of the power bank cables are like always short. On the other hand, if you see area of cross section अगर आप देखेंगे तो मोबाइल का हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा स्मार्ट वॉच का चार्जर हो गया, जो डिवाइस जो बहुत ही लेस पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस है उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होते हैं, बहुत पतले पतले वायर होते हैं. क्यों? जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, गेटिंग इट, जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना छोटा वैल्यू का करंट उसमें से फ्लो होएगा. गेटिंग इट? बट ऑन द अदर हैंड आप एसी का वायर देखो, आप आपके फ्रिज का वायर देखो, गेटिंग इट, गीजर का वायर देखो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है, बड़ा रहता है, अच्छा खासा मोटा रहता है. तो मोटा रहने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होएगा और करंट बढ़ जाएगा. So this is a practical analogy. I hope you people are able to connect with the examples. Yes. जमरे सबको समझ में आया क्या बोला? हाँ? Yes. तो ये ऐसा एप्लीकेशन करना पड़ता है तब जाके वो फॉर्मूला भी याद रहता है और क्या पढ़ रहे हैं वो भी समझ में आता है. अदरवाइज सम सॉल्व करके मार्क्स मिलके पास होके कुछ मतलब नहीं है. You should be able to apply that in real life. चलो, before we get into this numerical stuff, I would like to give you a shortcut formula जो आपको तत्व के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा. ठीक है, बेसिकली दिस इज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूला. इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई के अगर आप हो तो ये आपको इतना कुछ खास मदद नहीं करेगा. बट लेट मी गिव यू द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज फॉर रेजिस्टिविटी ओनली. दैट रेजिस्टिविटी रो is nothing but equals to m upon n e square tau. Resistivity rho is equals to m upon n e square tau, जहां पे पहले अभी सवाल आता है कि भाई कौन है ये लोग सब, where rho is nothing but resistivity जो अभी अभी हमने पढ़ा है, n, हाँ n is same electron density, that is number of electrons,
पर मीटर क्यूब। देन ई तो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तुम बोलोगे सर ये सब पता है, ये नया कौन है, ये टाउ कौन है, टाउ? सो टाउ इज बेसिकली इट इज अ टाइम इंटरवल between successive collisions। अब तुम बोलोगे ये क्या नया बोल दिया सर आपने? अरे वो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है तो इधर ऐसा एटम, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आके इधर टकराता है, पहले टकरा के क्या होता है, डेविएट होके इधर टकराता है, फिर इधर टकराता है, फिर ऐसे बाहर निकलता है। तो ये जो दो टकराने के बीच में का जो टाइम ट्रैवल होता है, गेटिंग, ये दो टकराना, ये जो दो टकराव है इसके बीच में का जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल को हम लोग टाउ करके कहते हैं, टाउ, दो कोलिजन के बीच में का टाइम। तो ये कैसा एक मस्त वाला फॉर्मूला है, यूज करोगे तो तुमको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। इसका डेरिवेशन वगैरह सब गरज नहीं है, फिलहाल तो हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, जहां पे आपका m इज नथिंग बट सिंपली मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, m यहाँ पे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। नोटेड। एक और टॉपिक देता हूं आपको, ये भी आप सम्स में यूज कर सकते हो अच्छे से। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ओके, अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर एक वायर है, ऐसे एक वायर है, ठीक है, इसका कुछ लेट्स से लेंथ कुछ L1 है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ तो A1 है, ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कुछ तो R1 रेजिस्टेंस रहेगा। इसको मैंने अगर स्ट्रेच किया, इफ आई स्ट्रेच इट, तो स्ट्रेच करने के बाद सेम तो नजर नहीं आएगा ये। यस सर। गेटिंग इट? स्ट्रेच करने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा रे, और इसका एरिया जो है थोड़ा कम हो जाएगा, एरिया कम होगा, लेंथ बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कुछ तो बदली हो जाएगा। गेटिंग इट? बट ये दोनों पैरामीटर में क्या नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा उसका रेजिस्टिविटी। गेटिंग इट? जो यहाँ पे रो था वही यहाँ पे भी रो रहेगा, रेजिस्टिविटी का वैल्यू सेम रहेगा, प्लस जो इधर पे मास था वही मास यहाँ पे भी रहेगा, मास भी चेंज नहीं होएगा, ठीक है, प्लस डेंसिटी भी सेम रहेगा। गेटिंग इट? डेंसिटी भी क्या रहने वाले, सेम रहने वाला है। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, let us try to understand the formula, or let us try to establish a relation between this initial and final condition। जरा खोद के जरा इसके ऊपर जरा बात करते हैं भाई साहब, जरा अभी, हाँ, जरा निकालते हैं, आंसर निकालते हैं कि क्या आएगा, इसका निष्कर्ष क्या आएगा। चलो देखते हैं। इधर का फॉर्मूला रहेगा R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1। यहाँ का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, R1 इज इक्वल्स टू रो L1 A1। यहाँ का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा R2 इज इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2। if I divide, if I divide these two equations, what I would be getting, I would be getting R1 upon R2 is nothing but रो रो कट हो जाएगा, L1 upon L2 into A2 upon A1। ये कैसे आया, समझा क्या तुमको? यस सर, यस सर। यस सर। हाउ डिड वी एस्टैब्लिश दिस थिंग, ये समझ में आया ना? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क करते हैं। बैकग्राउंड वर्क में हम लोग बोलेंगे ऑन स्ट्रेचिंग
mass of the first wire is nothing but equals to mass of the second wire. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? mass upon volume. Mass upon volume. So I can say mass is nothing but density into volume. बराबर? एंड दोनों का डेंसिटी सेम रहेगा. हाँ सर, डेंसिटी डेंसिटी कट हो जाएगा. ठीक है. अब डेंसिटी कट हो गया तो क्या बचेगा? V1 वॉल्यूम भी सेम. ये वॉल्यूम सेम मतलब क्या रे? वॉल्यूम का बचपन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. दिस वुड बी A1 L1 is equals to this would be A2 L2. Therefore L1 upon L2 is equals to A2 upon A1. This is what we have obtained by the concept of stretching of wire. L1 upon L2 is equals to A2 upon A1. और भाई साहब ये कंडीशन को अगर मैंने यहां से निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो व्हाट डू यू थिंक क्या मिलेगा अपने को? एक तो L1 upon L2 स्क्वायर. ठीक है, ये तो A2 upon A1. हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने A2 upon A1 की जगह पे L1 upon L2 रखा तो L1 by L2 the whole square मिलेगा. या फिर अगर मैंने L1 upon L2 की जगह पे A2 upon A1 रखा तो मुझे A2 upon A1 the whole square मिलेगा. ठीक है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला? इट इज पाई R स्क्वायर. दिस इज पाई R1 स्क्वायर और ये उसका भी स्क्वायर होएगा तो पाई पाई कट हो जाएगा. क्या निकल के आएगा रे आंसर? R2 raised to 4 R1 raised to 4. R2 upon R1 the whole raised to 4. 4. समझ रहे हैं? गेटिंग इट? Yes sir. डायमीटर के टर्म्स में करेंगे तो भी निकल के आएगा. डायमीटर भी वही आता है उसका. ठीक है, तो इतना कुछ नहीं करते, इतना ही रखते चुपचाप. इतना बहुत हो गया. तो ये एक खतरनाक शॉर्टकट हमने डेवलप कर लिया. बहुत भयंकर शॉर्टकट डेवलप कर लिया हमने. दैट R1 upon R2 is nothing but L1 upon L2 the whole square is equals to A2 upon A1 the whole square is equals to R2 upon R1 the whole raised to 4. ये एक खतरनाक चीज है. ऑब्वियसली जो बेसिक है उसको भूलना मत, जिससे हम उठा के लेके आए उसको. ठीक है, उसको मत भूल जाना. बट या ये एक पावरफुल फॉर्मूला हमारा बन चुका है. ओके, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा ही फायदा है. हेडिंग होना चाहिए स्ट्रेचिंग ऑफ वायर और उसके नीचे ये तमाम कंटेंट आपके बुक में होने चाहिए. So let's solve one question based on this concept. थोड़ा सा मदद मिल जाएगा अपने को अच्छा खासा. तो ये रहा तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे सामने. There's a wire of circular cross section and having 30 ohm resistance is uniformly stretched until its new length is 3 times its original length. Find its new resistance. मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस 30 ओम है, फाइनल रेजिस्टेंस ढूंढना है. द न्यू लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. मतलब क्या? L2 इज 3 टाइम्स ऑफ L1. मतलब L1 अपॉन L2 इज 1/3. आई होप तुम्हारे दिमाग में क्या फॉर्मूला आया रहेगा. कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? कौन सा यूज करोगे? R2 is equal to L1 square upon L2 square. L1 upon L2 का स्क्वायर. बताओ कितना आंसर आ रहा है फिर? 1 upon 2. बराबर 70. R1 का वैल्यू 30, R2 अननोन. L1 upon L2 is 1/3. 1/3 का स्क्वायर इज 1/9. Therefore R2 आएगा 270 ओम. परफेक्ट.